कल मैंने मुख्तलिफ स्लाइड्स शेयर की। वो सारी स्लाइड्स कीन्स के हवाले से थी और उसमें कीन्स की थ्योरी के हवाले से डिस्कशन हुई थी। इसमें हम जो स्लाइड्स मैंने शेयर की हैं उसी में से मैंने ये एक उठाई है, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। इसमें पहले सबसे है कि क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी इज एस्क्राइब्ड टू अर्ली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड मार्थस, एंड न्यू क्लासिकल लाइक मार्शल, पिगो एंड रॉबिन्स। ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो जिन्होंने 1930 से पहले जिन्होंने काम किया 18 में या 17 में, तो उनको कहते हैं हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने अपने अपने ख्यालात इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिए थे। किसी ने फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम किया, किसी ने लेबर पे काम किया, किसी ने वेल्थ ऑफ नेशन पे काम किया, और किसी ने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया, किसी ने सेविंग्स पे काम किया। तो हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे जो कि क्लासिकल थ्योरी में हैं। उन क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी थ्योरी पेश की और उसमें उसने इन सब को डिस्कस किया, क्रिटिसाइज किया। फिर उसने ये साबित किया कि मैं जो थ्योरी पेश कर रहा हूँ वो आज के हालात के हिसाब से है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से है, और जिन्होंने पहले काम किया तो उनकी उन वक्त के हिसाब से सही थी। तो वो इसीलिए क्लासिकल थ्योरी कहलाती है या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। सिंपल इसमें यही है। उसके बाद इसको फर्दर इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, मुख्तलिफ इन्होंने जो है वो आर्गूमेंट्स दिए हैं कि मोनोपोली में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और एग्रीगेट सप्लाई किस तरह से रिलेट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट को, या लॉ ऑफ मार्केट जो है, मार्केट कैसे काम करते हैं, उसमें उनकी क्या जो कंट्रीब्यूशन है, वेजेस हैं, प्राइस हैं, ये कैसे जो है ना वो आगे पीछे हो रही हैं। तो वो सारी डिस्कशन इन्होंने अपनी क्लासिकल थ्योरी में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। इनकी जो मेन पॉइंट है वो एक है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड और लॉ ऑफ मार्केट। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसमें फोकस किया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। वो कहते हैं कि आप प्रोडक्शन करते जाएं, प्रोडक्शन का सिलसिला है वो चलता रहे, और जैसे ही वो सिलसिला बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लोग जो हैं वो चीजें परचेज करना शुरू कर देंगे और डिमांड उसकी बढ़ती जाएगी। उनका ये कहना है कि आप जो है सप्लाई जो है ना वो कभी भी खत्म नहीं करें या ब्रेक नहीं करें कि भाई ये मेरी चीजें बिकामेंगी या जो है वो लोग परचेज करेंगे तो ही मैं दोबारा जो है वो प्रोड्यूस करूंगा। ये उनका पुराने जो दौर में थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो वो कहते थे कि अगर चीजें बच भी जाती हैं तो किसी न्यू मार्केट में वो जो है ना वो सेल हो जाएंगी, और वहां से अगर बचेंगी तो किसी और मार्केट में, इस तरह से चीजें जो है वो सेल होती जाएंगी। और आप इस चीज को इंक्रीज करेंगे तो आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी और लोग वो चीजें ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स एंड वेजेस। इन्होंने ये कहा कि जो अब जैसे इन्होंने लिखा है कि प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। वो कहते हैं कि प्राइस आप जो भी रखेंगे तो प्राइस जो फिक्स होती है वो हो जाती है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे। हम चीज की जो प्राइस फिक्स करते हैं, सपोज करें कि जो चीनी है वो 80 रुपीज में मार्केट में कंज्यूमर जो है वो प्राइस हो उसकी, मगर प्रोडक्शन के हिसाब से और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो 100 तक पहुंच जाती है और लोग खुशी से वो लेते हैं। तो इनके कहने का मकसद ये है कि प्राइस पे आप डिपेंड नहीं करें, प्राइस आप जो है वो रख के और मार्केट में वो चीज सेल कर दें,
तो जहाँ पे भी जो लोग जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सुइटेबल होगी, वो चीज वहां पे जाके फिक्स हो जाएगी और उसमें वो जो है वो सेल होगी। तो वो हमारी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे वो चीजें सेल होगी। सेकंड में वो कहते हैं इंटरेस्ट के बारे में कि फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स ब्रिंग्स अबाउट इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी ज्यादा है तो कभी कम है, सिचुएशन के हिसाब से है। तो इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं तो वो देखते हैं अपनी सेविंग्स को, अगर सेविंग हमारी अच्छी है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी, और सेविंग हमारी जो है कम है तो इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा तो उन दोनों पे वो असर करेगा। थर्ड में वो कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट्स ब्रिंग्स अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। As a result, the aggregate supply is always at full employment level. वो कहते हैं कि वेज रेट्स जो हैं वो हमेशा जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स कभी उनको दिहाड़ी ज्यादा मिलती है कभी कम मिलती है, वो डिपेंड करती है उस सिचुएशन पे। फिर वो चीजें सारी अगर होंगी तो सारे रिसोर्सेज जो है ना वो फुल एम्प्लॉय होंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फ्री हो या ऐसे पड़ी हो जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की हो। जहाँ पे भी जो भी सुइटेबल लग रहा है तो लोग उसको चीज को लेके और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि एज अ रिजल्ट द एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है कि हम चीजें प्रोड्यूस करते रहते हैं और सारा दिन एंगेज रहना, ये एक फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, और हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी हमारा सेटिस्फाइड है। उसके बाद कीन्स आ गए तो उन्होंने थोड़ा दिया है वर्सेस कीन्शियन एंड क्लासिकल थ्योरी के दोनों में क्या जो है वो मुकाबला था, या पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा डिस्कस हुए या क्रिटिकल हुए। तो उन सेम चीजों को फिर जो है वो कीन्स ने अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया। और फिर बाद में जो लोग आए तो उन्होंने ये सिचुएशन देखी कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ कीनशियन इकोनॉमिक थ्योरी या कीनशियन थ्योरी, उसकी फिर नीड क्यों हुई। तो वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, जब 1930 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है कि लोगों ने चीजों को परचेज करना छोड़ दिया, लोगों के पास पैसा नहीं था, मुल्क में महंगाई हो गई, चीजें ज्यादा कॉस्टली हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो लोग बहुत जो है ना पूरी दुनिया में परेशान हो गए। इसीलिए कीन्स ने वहां पे देखा कि अगर ये सारी चीजें उनकी जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे पुराने दौर में सही थी, तो फिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई है, क्यों लोग जो है वो बेरोजगार होकर बैठ गए हैं, फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई हैं। तो मीन्स उसने कहा कि ये किया खरा जो भी है वो पुरानी थ्योरीज का है जो 1913 में नाकाम हो गई हैं, इसीलिए दुनिया जो है वो हैंग हो गई है। फिर आगे कहते हैं कि 1930s existing economic theory was unable either to explain the causes of the severe worldwide economic collapse or to provide an adequate public policy solution to remove unemployment. According to Lord Keynes, full employment is not a normal feature of a developed capitalist economy. There can be unemployment in every economy. वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट लाजमी कुछ न कुछ होगी। सारे लोग जो हैं वो सारे रिसोर्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं पे सेट करना होता है। The main reason for this unemployment is deficiency of aggregate demand. फिर कहते हैं कि डिमांड के ना होने की वजह से वो सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉय पड़े हुए हैं।
सपोज करें कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में तेल जो है वो 25 या 30 ट्रिलियन टन जो है वो हमें चाहिए होता है, मगर हमने देखते हैं कि हुकूमत टंडोमन खान हो गया या बिटिशा मटियारी हाला आगे चले जाएं, वहां पे एक जो है वो क्रूड ऑयल मिलता है मगर उनको ड्रिलिंग नहीं कर पा रही। और हमें अगर चाहिए कि अगर हमारा 25 ट्रिलियन टन में गुजारा हो रहा है तो हम उसको जो है वो अभी तक रॉ मटेरियल जो हमारा पड़ा हुआ है जिसपे ड्रिलिंग नहीं हुई उसको हम ड्रिलिंग करके अपने फॉरेन कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मीन्स इस तरह से इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमें एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी की वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड। मेनी कंट्रीज लाइक अमेरिका, फ्रांस, etc. adopted all much measures failed to remove unemployment as were recommended by classical theory of unemployment, reduction of money wage, fall in rate of interest, etc. तो वो जो जितने भी कंट्रीज थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन्होंने ये जो है वो कीन्स की थ्योरी को अप्लाई करके और डिमांड की जो पोजीशन थी उसको कवर करने की कोशिश की। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, ये क्या है दोनों। अब एग्रीगेट सप्लाई जो हम वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है कि रिफर टू शेड्यूल शोइंग एग्रीगेट सप्लाई रिसीव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, refers to the schedule of showing aggregate supply received at a different level of employment, जो जहां पे भी रिसोर्सेज एम्प्लॉय हैं तो वहां से जो सप्लाई निकलती है वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। नंबर एक पॉइंट मीन्स जो लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, रोजगार चल रहा है जिनका, तो वहां से जो उनको जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और मार्केट में आ रही हैं तो वो एक किस्म की सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस received to the total amount that all the producer must receive by selling the output produce at a given level of employment। जो लोग एम्प्लॉय करते हैं उनको सैलरी मिलती है और जो चीज बनाते हैं उनकी जो प्रोडक्ट निकलती है और जो एंटरप्रेन्योर है उनकी कोई ना कोई प्राइस जो है वो रिसीव होती है। तो मीन्स ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें से जो सारी चीजें सप्लाई हो रही हैं मीन्स मुंतकिल हो रही हैं, तो वो सारी हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। उसके बाद है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू शेड्यूल शोइंग एग्रीगेट डिमांड प्राइस रिसीव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे हमारी डिमांड है कि हमें रोजगार चाहिए तो हमें किसी न किसी जो है वो प्राइस पे वहाँ पे हमें काम मिलता है, वो हम काम करते हैं, तो हमारे वो काम की डिमांड है। और जो हमें सैलरी दे रहा है या हमें अपॉइंट कर रहा है तो वो सप्लाई कर रहा है हमें जो है वो सैलरी सप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से एक अगर सर्विसेज में देखें तो ये डिमांड एंड सप्लाई है। फिर जो चीज प्रोड्यूस हो रही हैं वो सप्लाई हैं और जो हम डिमांड करते हैं वो चीजें हमें डिमांडेड हैं। तो मीन्स ओवरऑल कंट्री में जहां जहां पे भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी सप्लाई हैं और जो जो लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो चीजें उनकी डिमांड में हैं। सेम ये जो है किंशन थ्योरी है, इनको दोबारा रिपीट किया है और यहाँ पे ना थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू हिम एग्रीगेट डिमांड कंप्राइज ऑफ डिमांड फॉर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। दो जो हमने कल डिस्कस भी किए थे, कंजप्शन गुड्स का मतलब है कि जो हम चीजें परचेज करते हैं, और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स मीन्स जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं या फैक्ट्री खोलने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको अपनी तरफ से जो है ना वो कैपिटल की जरूरत होती है तो वो उसकी डिमांड है। अजम्पशन ऑफ कीन्स थ्योरी इसमें है कि शॉर्ट पीरियड है, क्लोज इकोनॉमी है, लेबर इज ओनली फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीन चीजें हैं कि वो कहते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो शॉर्ट पीरियड हो रही है, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, या उसको कहते हैं कि मखसूस के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स होते हैं जो बार बार हम यूज करते हैं।
क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि सिर्फ कंट्री के अंदर ही होगी, कोई भी एक्सपोर्ट चीज नहीं होगी। लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो तो वाजे है कि जितने भी लेबर होते हैं वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह से ही काम करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्लासिकल ने फुल एम्प्लॉयमेंट कहा था, इन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो जरूरी नहीं कि सारे ही एम्प्लॉय हो, मगर काफी उसमें जो है वो जितने भी हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो वहां पे हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन दोनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेविंग जितनी भी होगी तो उस तरह से हम सेम इन्वेस्टमेंट भी होगी और हम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। लेबर हैज मनी इल्यूजन, तो लेबर को लाजमी है कि पैसा चाहिए और वो उस पे ही वो काम करेंगे। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेम जो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल भी दिया है। जैसे वो कहते हैं कि बाय एम्प्लॉइंग 1 लाख लेबर इन अ कंट्री एट अ गिवन टाइम द एग्रीगेट सप्लाई इज वर्थ 100 करोड़ and aggregate demand at the very time period is also rupees 100 crore. Then in that situation aggregate demand price will be equal to aggregate supply. उन्होंने एग्जांपल दिया है कि हम जो बार बार डिस्कस करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो मीन्स मुख्तलिफ जो चीज़ों की जो डिमांड है वो हमारे पास समझे कि 100 करोड़ तक है और सप्लाई जो हुकूमत चाहती है या गवर्नमेंट तो वो भी इतनी है, तो वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। सेम इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है मॉडल की सूरत में, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n, जो हमारी नेशनल इनकम है वो n कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के, कि जितनी हमारी एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी हमारी नेशनल इनकम होगी। और फिर कहते हैं कि जो नेशनल जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो इक्वल है हमारी इफेक्टिव डिमांड की, कि जितनी हमारे पास डिमांड होगी उतनी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगी। और फिर वो कहते हैं कि जो इफेक्टिव डिमांड जितनी भी मीन्स डिमांड है हमारे पास वो इक्वल होगी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों को वो हाईलाइट करेगी। ये मेन डायग्राम है कीन्स का, कीन्स ने सारा काम इस पे ही किया है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। ये इन्होंने मेन थीम रखा है। फिर इस थीम को आउटपुट को उन्होंने दो तरीकों में तकसीम किया है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अब जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है उसको उन्होंने कर दिया डिवाइड कंजप्शन फंक्शन में एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन में, और जो कंजप्शन फंक्शन है उसको फिर डिवाइड किया है साइज ऑफ इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इन्वेस्टमेंट को इसने कर दिया है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर नीचे आते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इसने ब्रेक कर दिया है सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम कैपिटल। फिर यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी में कर दिया है, और सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल को इन्होंने जो किया है वो सिर्फ एक ही में किया है, वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ पब्लिक को इन्होंने ब्रेक करके ट्रांसैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ये ओवरऑल जो है जिस पे काम किया था कीन्स ने इस थ्योरी पे। फिर उन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट constitute of aggregate demand. Increase in consumption expenditure lead to increase in total income. Consumption expenditure it depends mainly on two factors: propensity to consume, national income. ये कहते हैं कि जो हमारे जितने भी हमारे अखराजात होते हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो इन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं।
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारी क्या होगी और हम कितने जो है वो उसमें से जो है वो कंज्यूम करते हैं या खर्च करते हैं उसमें से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर व्हिच लीड्स टू एडिशन इन टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स। मींस हमारे जो है ना टोटल कैपिटल में स्टॉक में कितनी जो इंक्रीज हो रही है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड होती है टू फैक्टर्स हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो भी रेट फिक्स होता है उस पर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कि हमारा जैसे जो भी कैपिटल है वो कितना हमें आउटपुट दे रहा है, कितना हमें जो है ना वो इंटरेस्ट पे करने की सलाहियत रखता है, उस पे डिपेंड करता है कि हम में जो भी सेविंग्स है या पैसा है या हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें से कितना जो है ना वो प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उसकी कैपिटल की एफिशिएंसी है। सेम उन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह हम एम्प्लॉयमेंट को जो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो है द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गिवन बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। इसको हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्या है या कितनी है। इन शॉर्ट पीरियड एग्रीगेट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। वो कहते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड है उसमें जो सप्लाई है वो फिक्स रहती है, मीन्स जो चीज चाहिए होती है उतनी हमें मिल जाती है। As such, effective demand and level of employment can be increased by changing aggregate demand. Aggregate demand हम जब चेंज करेंगे तो जो है ना हमारी क्या हो जाएगी कि इफेक्टिव डिमांड वो बढ़ती जाएगी और जैसे वो बढ़ेगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। मीन्स ये कहते हैं कि आप लोगों को जो है इतना पैसा दे दें, इतनी सहूलियत दे दें ताकि वो जाएं और मार्केट से चीजें परचेज करें। हमारे यहाँ क्या है कि ये इतना नहीं है, इसीलिए हमारी जो है ना वो काफी डिजायर्स होती हैं या जरूरियात होती हैं जो हमारी रह जाती हैं और हम हर वक्त दो चीजों पे होते हैं कि या तो हम कपड़े लें या तो हम दोस्तों के साथ घूमें या पिकनिक करें या खाना खाएं, तो कंट्रोवर्शियल में रहते हैं। ये कहते हैं कि आप इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करें, लोगों को खुद मुख्तियार करें ताकि वो ज्यादा परचेजिंग करें। In a closed economy, aggregate demand depends upon एक तो है कंजप्शन, नेशनल इनकम एंड प्रॉपर्टी टू कंज्यूम। इन तीन चीजों पे वो डिपेंड करती है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, किसी भी मुल्क के अंदर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ अपने ही लोगों को जो है वो चीजें सप्लाई कर रहा है। सेम चीजें यहाँ पे वो बार बार रिपीट हो रही हैं। आखिर में थोड़ा क्रिटिसिज्म है इन पे। अब एग्जाम के हवाले से सिर्फ आपको ये पढ़ना है इसमें कि कीनशियन थ्योरी क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस चीज को डिस्कस किया गया है। ये 5-6 चीजें हैं जो आपको, जो मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं उसमें है। अगर उन स्लाइड्स को आप बार बार पढ़ेंगी तो हर स्लाइड में एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है। तो मे बी जिसको जो स्लाइड इजी लगे वो पढ़ के और उसके हिसाब से एग्जाम्स में तैयारी कर सकती है।